कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम कृषि आधारित कुछ उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, पटसन उद्योग आदि के बारे में जाना। हमने देखा कि ये उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुए, वर्तमान में किन स्थानों पर इनका केंद्रीकरण है, यानी सर्वाधिक मात्रा में ये किन स्थानों पर स्थापित है, या ये उद्योग किसी विशेष स्थान पर स्थापित हैं तो उनकी स्थापना के पीछे उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तथा हमने ये भी जाना कि इन उद्योगों के सामने क्या समस्याएं आज भी मौजूद हैं। भारत के तमाम उद्योगों की अगर हम बात करें तो उनके सामने एक कॉमन समस्या आती है, उन्नत तकनीक का अभाव। आज भी हमारे देश के अंतर्गत नवीन तकनीक नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश के उद्योग आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। मशीनें पुरानी हैं, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसका उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। कच्चे माल का उपयोग हो रहा है तो तैयार माल के बाद जो वेस्ट पदार्थ बच रहा है उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। जैसे गन्ने की बात करें, शक्कर उद्योग के अंतर्गत गन्ना एक कच्चा माल है, यह हम कर चुके हैं चर्चा। लेकिन गन्ने का रस निकालने के बाद जो शेष कचरा बचता है, जिसे खोई कहा जाता है, उसका अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाता। देखा होगा आपने, गन्ने का जूस पिया हो, गन्ने का रस पिया हो, तो एक मशीन में जब गन्ना डाला जाता है तो एक तरफ से रस निकलता है और दूसरी तरफ से उसका छिलका बाहर निकलता है। गन्ने का यह छिलका, बचा हुआ कचरा जो कहलाता है वो खोई कहलाता है। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ भी है खोई। इस खोई का इस्तेमाल जानवरों को चारे के रूप में कराया जाता है। साथ ही गत्ता उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसका निष्कासन इतना अधिक है, ये कचरा इतनी अधिक मात्रा में निकलता है कि इसका पर्याप्त रूप से निस्तारण नहीं हो पाता। क्योंकि एक चीज हमने देखी थी, 100 किलोग्राम गन्ने से 10 किलोग्राम शक्कर की उत्पत्ति की जाती है, पैदावार की जाती है, उत्पादन किया जाता है। तो आप सोचो 100 किलोग्राम गन्ने में से अगर उस कचरे को देखा जाए तो कम से कम 40-50 किलो तो वो कचरा निकलता ही निकलता है। काफी भारी मात्रा में ये कचरा होता है जिसका समय पर निस्तारण नहीं होता, जो एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो छोड़िए इन चीजों को, तो ये हम पढ़ चुके थे खनिज कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे दूसरे उद्योग, और वो है खनिज आधारित उद्योग। हालांकि परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं कि वे उद्योग जिनमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, तांबा निर्माण उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ये तमाम ऐसे उद्योग हैं जो खनिज आधारित उद्योग में शामिल किए जाते हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं इतनी सी बात कि वे उद्योग जिनमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल हमें खनिजों से प्राप्त होता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। और इन उद्योगों में सबसे बड़ा जो उद्योग माना जाता है वो है लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। आप बात समझना, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग, एक बेस प्रदान करने वाला, आधार प्रदान करने वाला उद्योग है। क्योंकि तमाम जितने भी उद्योग हैं, जितने भी, चाहे कोई सा भी हो,
उन उद्योगों में लोहा इस्पात की आवश्यकता जरूर पड़ती है। प्लास्टिक निर्माण उद्योग की बात करें तो क्या उसमें लोहा इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक का निर्माण जिन मशीनों से किया जा रहा है वो मशीन तो किससे बनी है? लोहा इस्पात से ही बनी है। जितने भी उद्योग हैं, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे बृहत उद्योग हो, चाहे कृषि आधारित हो या खनिज आधारित हो या कोई अन्य, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, प्रत्येक उद्योग को आधार प्रदान करने वाला उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, इसीलिए इसे कहा जाता है आधारभूत उद्योग। अब कैसे? हालांकि चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। एक आधारभूत उद्योग वह उद्योग होता है, आप समझना बात को, एक आधारभूत उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें तैयार माल किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझा चुका था इसको विस्तार से, लेकिन फिर भी जरा देखें एक बार। लोहा इस्पात जिसका कच्चा माल है लोहो अयस्क, हमें जमीन से जो प्राप्त होता है वो मिलता है अयस्क के रूप में लोहा। अयस्क मतलब मुख्य पदार्थ के साथ अशुद्धियों का मिश्रण अयस्क कहलाता है। मुख्य पदार्थ के साथ अशुद्धियों का मिश्रण, हम जमीन से जो भी खनिज निकालते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, चाहे और कोई अशुद्धि हो या ना हो, लेकिन एक अशुद्धि तो अवश्य मिलती है और वो है रेत, मिट्टी। क्योंकि जमीन में से खोद कर निकाल रहे हैं, मिट्टी में से निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है मिट्टी के कण तो उसमें मौजूद होंगे ही होंगे। तो ऐसे में जब मुख्य पदार्थ और अशुद्धियों का मिश्रण होता है तो उसे अयस्क कहते हैं। खनिजों को बाहर निकालने के बाद अशुद्धियां हटा दी जाती हैं, अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, बचता है केवल मुख्य पदार्थ यानी लोहा, जिसे पिग आयरन या कच्चा लोहा कहा जाता है। इस कच्चे लोहे के अंतर्गत मिश्रण किया जाता है मैग्नीज का। जब मुख्य पदार्थ यानी लोहे के साथ मैग्नीज को मिलाया जाता है तो बनेगा क्या? लोहा इस्पात। तो लोहा इस्पात उद्योग में क्या तैयार हुआ? लोहा इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग में मैं पहले भी इस बारे में चर्चा की थी काफी देर तक, ये इसलिए जरूरी है बताना। आप शब्दों का ध्यान रखना, में और का, ये दो जो योजक शब्द हैं। लोहा इस्पात उद्योग में तैयार माल लोहा इस्पात, और लोहा इस्पात उद्योग का तैयार माल मशीनें। कैसे? लोहा इस्पात बन गया, हम डायरेक्टली लोहा इस्पात का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तो लोहा इस्पात से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई टेबल, कोई दरवाजे, कोई खिड़की, कोई कील या अन्य चीजें जो आपके सामने रखी हुई हैं इस समय लोहे की, क्या आप ये बोलोगे ये लोहा इस्पात है? चलो लोहा इस्पात को यहां से उठाओ और यहां रख दो। हम उस वस्तु का नाम लेते हैं कि कील है, दरवाजा है, टेबल है या अन्य कोई भी चीजें। तो लोहा इस्पात का तैयार माल मशीनें हैं और लोहा इस्पात का कच्चा माल लोहो अयस्क। तो परिभाषा हमारी क्या थी? एक आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जिसमें तैयार माल, अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग में तैयार माल क्या है? लोहा इस्पात है, जिसमें तैयार माल अन्य उद्योगों के
कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मशीनी उद्योग है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग है। अगर लोहा इस्पात नहीं होता तो मशीनों का निर्माण नहीं किया जाता। कि डायरेक्ट लोहे से मशीनें बना ली जाएं वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा एक धातु चाहे कितनी ही शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन अकेली धातु से किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। सोना चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। हम कहते हैं 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध सोना नहीं, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आभूषणों में जो कठोरता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। चाहे उसके अंतर्गत थोड़ी या ज्यादा मात्रा में मिश्रण करें, मतलब उससे नहीं है, लेकिन मिश्रण किया जाता है। उसी तरह से डायरेक्टली मशीनों का निर्माण संभव नहीं है। तो छोड़िए इन चीजों को, ये तो हम पहले भी क्लियर कर चुके थे। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जितने भी अन्य उद्योग हैं वो सब इसी पर डिपेंड करते हैं। ये तो कोई खास नहीं है, आप छोड़िए इन चीजों को। आप देखिए पूरी लोहा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन किया जाता है। कौन सा कच्चा माल? लोहो अयस्क। उसके बाद लोहो अयस्क को गलाया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद लोहा शेष रह जाता है और अयस्क हट जाता है, यानी अशुद्धि हट जाती है। इसके बाद इसको तरल पदार्थों में स्वरूप में बदला जाता है, लिक्विड में बदला जाता है। किसको? लोहे को। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो सांचे होते हैं उनमें डाल दिया जाता है। सांचों में ढलने के कारण इस लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। दो प्रकार का लोहा आता है, एक पिटवा लोहा और दूसरा ढलवा लोहा। पिट पिट कर तैयार होने वाला लोहा पिटवा लोहा। देखा होगा आपने, जो लुहार वगैरह होते हैं वो लोहे पर इसी तरह से चोट करते हुए उसे एक नया आकार प्रदान कर देते हैं। उसी तरह से वो पिटवा लोहा। लेकिन दूसरी तरह ढलवा लोहा, लोहे को बिल्कुल लिक्विड किया जाता है, तरल बनाया जाता है और फिर लिक्विड को उसे विभिन्न प्रकार के सांचों में डाल दिया जाता है। जैसे सांचे होते हैं लिक्विड वैसा ही अपना आकार ले लेता है। उसके बाद ढलवा लोहे को पुनः गलाया जाता है। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे मैग्नीज जो मुख्य पदार्थ है के साथ निकल, क्रोमियम आदि पदार्थों का भी मिश्रण होता है। हालांकि निकल और क्रोमियम का कम मात्रा में होता है, लेकिन मुख्य पदार्थ जो है वो मैग्नीज ही है। उसके बाद इस्पात बनने के बाद इसकी रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई, गड़ाई और तमाम तरह के अन्य कार्य इसमें किए जाते हैं। तो पूरी एक प्रक्रिया है इस्पात के निर्माण की। और जब यहां पर इस्पात बन जाता है तो फिर उस इस्पात से नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग के कुछ विभिन्न क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में मानचित्र में पूछा जा सकता है, यह ध्यान रखना। हालांकि बोर्ड ने, आपने देख भी लिया होगा, हो सकता है बोर्ड ने हमारा नया सिलेबस डाल दिया है बोर्ड की साइट पर, तो आप वहां से प्राप्त करें। 4 किताबें हैं अपनी और ये चारों किताबें 20-20 अंकों की हैं। जैसे पहले भी मैं चर्चा कर चुका था कई बार आप लोगों से, 20-20 अंकों की 4 किताब होगी और 20 नंबर सेशन मार्क्स के होंगे। परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं तो हो सकता है सिलेबस में कटौती या वृद्धि हो, और होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अक्टूबर तक तो विद्यालय खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में फिर भी जो है अभी हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो ये मानचित्र में पूछा जाने वाला विशेष टॉपिक है। ये लोहा इस्पात संयंत्र है, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर बोकारो झारखंड में। ये जमशेदपुर, यहां सबसे पहले 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को का नाम दिया जाता है, जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित की गई थी। पहले इस जमशेदपुर का नाम साकची था और यह पश्चिम बंगाल की सीमा में आता था, लेकिन बाद में विभाजन के बाद, यानी राज्यों का जब बंटवारा हुआ, तो यह साकची पहुंच गया झारखंड के अंतर्गत। देख सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र है।
और उसके बाद अब इस साकची का नाम बदलकर जमशेद जी टाटा के नाम के आधार पर इसका नाम रखा है जमशेदपुर। दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, इधर विशाखापट्टनम है आपके, यहां विजयनगर, भद्रावती और सेलम, ये तमाम तरह के लोहा इस्पात क्षेत्र। इस सेलम की एक बार बात कर लेते हैं। कई जगह पर सेलम की जगह आपको सलेम लिखा हुआ मिलता है। सेलम या सलेम, कंफ्यूज ना होना, दोनों एक ही हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के लोहा इस्पात संयंत्र जहां पर लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो खनिज आधारित उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग। इसके अलावा भी कई अन्य उद्योग हैं जो विशेष रूप से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन उद्योग चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो प्रदूषण फैलाने में, पर्यावरण को दूषित करने में जिम्मेदार माना जाता है। आज भारत के अंतर्गत तमाम उद्योग अपना विकास कर रहे हैं। 1947 के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तब से भारत सरकार का प्रयास रहा कि देश के उद्योगों का विकास किया जाए। कारण था, आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई, कई योजनाओं का निर्माण भी किया गया। उद्योग तो विकसित हो गए, लेकिन विकसित होते हुए उन उद्योगों के कारण पर्यावरण का जो विनाश हुआ, शायद इसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आज हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित है। वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, तमाम तरह के प्रदूषण हैं जिनका एकमात्र जिम्मेदार कारक उद्योगों को ही माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग ही जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, अन्य और भी कारक हैं, लेकिन मुख्यतः प्रदूषण इन उद्योगों के कारण हो रहा है। आज स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कुछ नदियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं, जहरीली हो चुकी हैं, जहां जलीय जीव स्वच्छ हवा के अभाव में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के अंतर्गत गोमती नदी में मछलियां मृत पाई जाती हैं, यानी वो गोमती नदी इतनी जहरीली हो चुकी है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा पूरी तरह से प्रदूषित है। भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे योजना, कई योजनाएं चलाई गई गंगा को शुद्ध करने के लिए, पानी को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन हर योजना बेकार साबित होती है। कारण है प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक। पिछले लॉकडाउन के दौरान गंगा के पॉल्यूशन लेवल में काफी कमी आई थी, यानी गंगा शुद्ध होती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही लोगों की आवाजाही पुनः हुई, गंगा पुनः मैली होती गई, प्रदूषित होती गई। यानी आज हमारे देश की नदियां ही नहीं, अपितु वायुमंडल, मृदा, हर क्षेत्र में उद्योगों के कारण प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो उद्योगों से होने वाला ऐसा प्रदूषण ही कहलाता है औद्योगिक प्रदूषण। आप देख सकते हैं औद्योगिक प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, चाहे भूमि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तमाम तरह के प्रदूषण इन उद्योगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण की बात करें, जब वायुमंडल में अनचाही गैसों की अधिकता बढ़ जाती है या गैसों के अनुपात में मामूली भी बदलाव आता है, तो यही होता है प्रदूषण। हमारा वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बनता है, गैस, धूल के कण और जलवाष्प। हमारे वायुमंडल में वैसे तो कई गैसें हैं, लेकिन मुख्यतः 2 गैसों का अनुपात ज्यादा है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। लगभग 99% तो ये दोनों ही गैसें हैं। शेष ऑर्गन है, ओजोन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, तमाम तरह की अन्य गैसें हैं।
जब इन गैसों के अनुपात में मामूली भी बदलाव आता है तो जन्म होता है प्रदूषण का। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा 0.003 है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कम मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है हमारे वायुमंडल में, लेकिन मामूली भी अगर अंतर आ जाता है तो यह प्रदूषण की उत्पत्ति होती है, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन का लेवल घटता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। यह साइंस में आप बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे इन चीजों के बारे में। तो उद्योगों से निकलने वाला कार्बन, सल्फर, ऐसे तत्व जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और यही ऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वहीं साथ ही जल प्रदूषण की बात करें तो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जिसमें काफी मात्रा में केमिकल होता है, रसायन होता है, वो सीधे ही नदियों में बहा दिया जाता है। परिणामतः जल प्रदूषित है। नदी जो स्थिर नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होती है, परिणामतः एक स्थान से छोड़ा गया प्रदूषित पदार्थ बहते हुए न जाने कितने स्थानों को प्रदूषित करता है, इस बात का अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। तमाम तरह की बीमारियां, चाहे चर्म रोग हो, कैंसर हो या अन्य कोई बीमारियां, वो इन जल प्रदूषण के कारण ही जन्म ले रही हैं। मृदा प्रदूषित हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों से निकलने वाली तेज कर्कश आवाजें जो मशीनों से आती हैं वहां कार्य करने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, पागलपन का शिकार होते हैं, मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी उद्योग जहां एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में जिम्मेदार हैं, वहीं दूसरी ओर देश के विनाश में भी वे अपनी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये बात तो स्वाभाविक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां हमें लाभ है तो कहीं ना कहीं हमें उससे हानियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में मानव की लालचीपूर्ण प्रवृत्तियों का परिणाम यह निकल रहा है कि बेनिफिट कम, यानी लाभ कम और हानि हमें ज्यादा देखने को मिलती है। आवश्यकता है इन चीजों पर रोक लगाई जाए, ऐसे उपकरण, ऐसे तरीकों को अपनाया जाए जो उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर आने से रोके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए, ताकि विकास के साथ साथ विनाश की स्थिति हमें देखने को ना मिले। यहां हमारे लेसन की समाप्ति होती है। कुछ चीजें जो सारणी के रूप में दी गई थी, आंकड़ों के रूप में दी गई थी, वो मैंने ड्रॉप की हैं, वो आपको पीडीएफ से प्राप्त हो जाएंगी। बाकी की अन्य सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं। आगामी क्लास में हम एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।